हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं अभिषेक जांगीड़, आपका मैथ टीचर यूनिक वे क्लासेज की ओर से आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री चल रहा है, आपको पता ही है। और आज का हमारा जो पार्ट नंबर है वो पार्ट नंबर 13 है। हमारे टोटल पार्ट हो चुके हैं ज्योमेट्री के अंदर 12 पार्ट में। हमने पिछली हमारी जो क्लास थी उसमें हमने क्या देखा था, चतुर्भुजों के प्रकार हमारे चल रहे हैं। और चतुर्भुजों के प्रकार में हमने अपनी पिछली क्लास में मतलब कल हमने हमारे सम चतुर्भुज को देखा था, समलंब चतुर्भुज को देखा था और हमने देखा था आयत। ठीक है। और एक टाइप मैं पहले पढ़ा चुका हूं, हम उससे पहले वाली क्लास में पार्ट नंबर 11 में कौन सा चतुर्भुज हम पढ़ चुके हैं पहले 11 नंबर के पार्ट में, समांतर चतुर्भुज। तो हमारे जो चतुर्भुजों के प्रकार है उसमें समांतर चतुर्भुज हो चुका है, सम चतुर्भुज हो चुका है, समलंब चतुर्भुज हो चुका है और आयत हो चुका है। आज हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और अगले टाइप की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला जो टाइप है, अगला जो हमारा टाइप आएगा, तो हम टोटल कितने पढ़ चुके हैं, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब और आयत। ठीक है। तो हम 4 पढ़ चुके हैं। हमारा आएगा 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे वर्ग की। ठीक है, वर्ग की हम बात करने वाले हैं। अब देखो, वर्ग की डेफिनेशन हम कैसे देंगे, वर्ग आपको पता हुई होगा। ठीक है, वर्ग की डेफिनेशन क्या देंगे हम कि एक ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज होता है वर्ग। कैसे? क्योंकि इसमें भी 4 भुजाएं होती है, 4 कोण होते हैं और 4 ही शीर्ष होते हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण, मतलब 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री हो। वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है। अब देखो, चारों भुजा किसमें और बराबर होती है, हमारी सम चतुर्भुज के अंदर भी हमारी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा दोनों में, जैसे कि हमने कल भी देखा था। किस किस में डिफरेंस देखा था, समांतर चतुर्भुज और हमने आयत के मध्य डिफरेंस देखा था। क्यों? क्योंकि दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम थी। क्यों? समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और हमारा दूसरा था आयत, आयत में भी हमारी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। फर्क क्या था, कोण का। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, आमने सामने के उस दोनों में बराबर होते हैं, उसमें 90 डिग्री के कोण नहीं होते। और जबकि आयत में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि अगर 90 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है तो मतलब आयत है, और 90 डिग्री का कोण नहीं है तो कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। वो होने के लिए आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही हम वर्ग और सम चतुर्भुज में डिफरेंस देखेंगे। तो उससे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसकी जो क्या क्या गुण है, इसके क्या क्या विशेषता होती है वर्ग की। तो उसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम की हम बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा वर्ग जिसकी चारों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ग। इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी और डी। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इनके विकर्ण की बात करता हूँ। तो ये हो गया इसका ए सी विकर्ण और ये हो गया इसका बी डी विकर्ण। बीच में नाम दे दिया ओ। ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने का होगा,
90 डिग्री का होगा, मतलब समकोण होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, पहली बात तो सभी भुजा बराबर होंगी, तो हम लिख लेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, और चारों कोण भी क्या है, बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी जो जाएगी, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी। क्लियर है ये चीज। अब अगली प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं तो अगली प्रॉपर्टीज क्या होगी कि चारों भुजा बराबर है, तो जो विकर्ण बनेंगे दो, ये दोनों विकर्ण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो विकर्ण हमारा पहला कौन सा था, विकर्ण AC बराबर होगा किसके, विकर्ण BD के। ठीक है, विकर्ण AC और विकर्ण BD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। और बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज की। तो अगली प्रॉपर्टीज हमारी इसकी क्या होगी कि क्रमागत अंतः जो कोण है उनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अंतः कोण क्रमागत, जैसे ए और बी, इनका योग क्या है, 180। बी और सी, इनका योग क्या है, 180। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर एंगल सी प्लस एंगल डी और एंगल डी प्लस एंगल ए। इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। क्लियर है ये चीज। ये हो गई इसकी चार विशेषताएं, चार प्रॉपर्टीज हो गई। और अगर हम बात करें कि जैसे हमने कल आयत में विकर्ण भी निकालना सीखा था, ठीक है, विकर्ण हमने निकाला था आयत में, तो इसमें अगर हम विकर्ण की वैल्यू निकालें, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे, ये बात आपको पता है। यहाँ पर दोनों विकर्ण बराबर होंगे, तो हम कोई भी एक विकर्ण निकालते हैं, जैसे AC निकालें या BD निकालें, तो यहाँ से हमें विकर्ण निकालने का एक सूत्र प्राप्त होगा। क्या सूत्र होगा कि जैसे कि मान लीजिए मैं विकर्ण AC निकालता हूं, विकर्ण AC अगर मैं निकालता हूं तो हमें सूत्र क्या हो प्राप्त होता है, यहाँ पर √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा। ठीक है, अब ये सूत्र कैसे आया, इसकी बात करते हैं हम। जैसे कि मैंने ये वाला हमने विकर्ण निकाला है AC, ठीक है, ये वाला विकर्ण हमने निकाला है AC। तो इस विकर्ण में क्या, कौन सा ट्राइंगल आप लेना चाहते हो, तो पहले उसको लो। जैसे कि ऊपर वाला ट्राइंगल भी आ रहा है, नीचे वाला भी ट्राइंगल आ रहा है, मतलब त्रिभुज आ रहा है। ठीक है, तो नीचे वाले त्रिभुज को लो या ऊपर वाले को लो, किसी एक को लो जिसमें ये विकर्ण आ जाए, जो विकर्ण हम निकाल रहे हैं। तो हम AC विकर्ण निकाल रहे हैं, तो मैं नीचे वाला त्रिभुज लेता हूं। जैसे कि नीचे वाला त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का है, A B और C। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो विकर्ण AC हमने कैसे निकाला, देखो हमें पता है कि ये तो क्या होता है, कर्ण होता है, ये क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। क्लियर है ये चीज। अब हमें पता है कि हमने एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक सूत्र पढ़ा था, समकोण त्रिभुज के अंदर एक सूत्र मैंने आपको पढ़ाया भी था। क्या सूत्र था वो, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया भी था। अब कर्ण कौन सा है हमारा, देखो AC है, तो हम कर देंगे यहाँ पर AC का स्क्वायर। ठीक है, आधार कौन सा है हमारा, AB, तो आधार हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर। और लंब कौन सा है हमारा, लंब है BC, तो हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर हमने रख दिया। AB और BC क्या है, यहाँ पर देखो AB और BC क्या है, इस वर्ग की भुजा थी भाई, ये भुजा है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, और ये क्या है, विकर्ण है। विकर्ण तो हम निकाल ही रहे हैं AC, ठीक है, विकर्ण तो हम निकाल ही रहे हैं। अब AB और BC जो बची हैं वो दोनों क्या है, भुजा है, या आप इनको भुजा को कुछ बोल सकते हो, जैसे कि A बोल लो, B बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हो। फिलहाल हमने भुजा के रूप में एक सूत्र लिखा है, तो हम इनको क्या बोल लेते हैं, क्या बोलेंगे, इनको लिख लेंगे भुजा। यहाँ पर हम कर देंगे AB को भुजा उसका स्क्वायर, और BC को भी हम क्या कर देंगे, भुजा उसका स्क्वायर। तो एक भुजा स्क्वायर और एक भुजा स्क्वायर, कितने भुजा स्क्वायर हो गए हमारे पास, 2 भुजा स्क्वायर हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे 2 भुजा स्क्वायर। अब अगर मैं AC पर से स्क्वायर को हटाता हूं,
ठीक है, AC पर से स्क्वायर हटाता हूं तो बराबर के दूसरी साइड जो भी हमारे पास है उस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाता है। तो यहाँ पर हम AC पर स्क्वायर हटा देंगे और इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 2 भुजा स्क्वायर। ठीक है, आगे की अगर हम बात हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आगे कि हमारे पास है AC, ठीक है, नीचे ही आ जाएगा जैसे AC और रूट दो की वैल्यू क्या होती है, पॉइंटों में होती है, तो रूट 2 को हम रूट 2 ही लिख देंगे। और रही बात अब भुजा स्क्वायर की, अगर मैं भुजा पर से स्क्वायर हटा देता हूं तो स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा केवल क्या बचेगा, भुजा बचेगा। मतलब भुजा हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर हटा दिया है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटाने पर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सूत्र आ चुका है, देखो विकर्ण AC विकर्ण ही था, AC विकर्ण रूट बराबर रूट 2 इंटू भुजा। ठीक है, इंटू में ये, तो हमारा ये सूत्र इस प्रकार से निकला था, जो कि आपको याद रखना है कि वर्ग में विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा जो वर्ग का टॉपिक है, ठीक है, वर्ग हमारा जो 5 और टाइप चल रहा था वो कंप्लीट होता है। तो ये चीजें आपको वर्ग में याद रखनी है। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, और नेक्स्ट टाइप हमारा कौन सा आता है, हमारा जो छठा टाइप है वो है पतंग। ठीक है, छठा जो टॉपिक है, छठा टाइप है वो है पतंग। पतंग के बारे में आपने सुना होगा। अब पतंग देखो, कौन सी पतंग, वो वाली पतंग की बात हम नहीं कर रहे, कौन सी पतंग की, कौन सी पतंग की, जो रक्षाबंधन पे संक्रांत को उड़ाई जाती है। हालांकि शेप वही लेंगे हम, ठीक है, शेप पतंग वाली लेनी है, पर हम उस पतंग की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो हमारे मैथमेटिकली पतंग की शेप में जो फॉर्मूले होते हैं, जो डेफिनेशन होती है, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होगा, अगला जो छठा नंबर का है, पतंग। पतंग की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, इसमें भी वही 4 कोण। अब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो अब आप समझ जाओगे कि यहाँ पर 4 कोण ही होंगे, 4 शीर्ष होंगे, तो बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। पतंग की बात करते हैं तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं का एक युग्म बराबर हो या समांतर हो, जो भी आप कहना चाहो, आसन भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, क्या कहलाता है, पतंग कहलाता है। डायग्राम से और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या डेफिनेशन है, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाओं का एक युग्म बराबर अथवा समांतर हो, क्या कहलाता है, चतुर्भुज, सॉरी, पतंग कहलाता है, पतंग कहलाता है। ठीक है, पतंग कहलाता है। क्लियर है ये चीज। डेफिनेशन क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाओं का एक युग्म बराबर हो अथवा समांतर हो, पतंग कहलाता है। डायग्राम में आपको बताता हूं, जैसे कि ये डायग्राम हो गया हमारा पतंग का, ये हो गया हमारा पतंग। हमारी जो पतंग भी होती है, हम रक्षाबंधन पर, संक्रांत पर आप उड़ाते हो, वो पतंग इसी शेप की होती है, जैसे कि ये इसी शेप की होती है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा घुमा दिया, ठीक है, वही पतंग वाली शेप है हमारी। तो इसमें जैसे कि नाम मैंने दिया A B C और D, ठीक है, यहां पर मैंने नाम दे दिया। अब इसमें विकर्ण अगर हम बनाते हैं तो विकर्ण, एक तो ये विकर्ण बनेगा, दूसरा ये विकर्ण बनेगा, ठीक है, ये हमारे विकर्ण बनेंगे। अब मैं डेफिनेशन पर आता हूं कि आसन भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। आसन भुजाओं का एक युग्म, जैसे कि
ये समांतर होंगी, ये आसन भुजाएं हैं और इनका एक युग्म बराबर होना चाहिए, जैसे कि ये बराबर है या ये बराबर है। क्लियर है ये चीज? आसन भुजाओं के युग्म बराबर होने चाहिए। ये हमारा क्या हो गया? पतंग हो गया। अब इसके विकर्ण पर अगर हम आते हैं तो विकर्ण देखो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समद्वि भाजित कर रहे हैं। ठीक है, समद्वि भाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि इसकी विशेषता में लिख लेंगे विकर्ण विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। ठीक है, और अगर दूसरी विशेषता की अगर मैं बात करता हूं तो पहली विशेषता आपको समझ में आई कि विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। दूसरी विशेषता की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप देखो कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये लाइन सीधी है और ये बिल्कुल इस पे सीधी आ रही है, तो मतलब यहाँ पर किसका कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। या हम ऐसे बोलें कि ये सीधी है और ये इस पर लंब डाल रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 90 डिग्री का। इसके चारों तरफ कितने डिग्री के कोण बनेंगे? 90 डिग्री के कोण बनेंगे। तो मतलब हम क्या कहेंगे कि विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब समद्विभाजक हैं। तो यहाँ पर दूसरी विशेषता हमारी हो जाएंगी कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब समद्विभाजक मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि समद्विभाजन हम पहले लिख चुके हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, और अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। देखो ए बी बराबर होगा एडी के, ए बी बराबर होगा एडी के, और इसी में BC बराबर होगा CD के, BC बराबर होगा CD के। क्लियर है ये चीज? तो हमारा जो पतंग है वो कंप्लीट होता है। और पतंग के बाद मैं ये कहूँ कि हमारा जो चतुर्भुज का टॉपिक है वो चतुर्भुज का टॉपिक हमारे इसी पार्ट के साथ हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं। अगला हमारा त्रिभुज हो चुका है, हमने रेखा एवं कोण पढ़े थे। रेखा एवं कोण से हमने स्टार्ट करा था ज्यामिति को, ज्योमेट्री को। उसके बाद हम त्रिभुज पढ़े थे, त्रिभुज में हमने सब चीजें देख ली थी, उसके टाइप वगैरह। चतुर्भुज स्टार्ट करे थे, चतुर्भुज के हम टाइप पढ़ चुके हैं आज कंप्लीट। हमारे जो काम में आने वाले मेनली होते हैं, ठीक है, मेनली जो काम में आते हैं उनकी डेफिनेशन, उनकी विशेषताएं हमने देखी है। 6 टाइप हमने पढ़े हैं। तो पतंग में अभी चतुर्भुज में अभी मैं आपको थोड़ा 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे कि मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बात बताई थी, जैसे कि त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो 180 के ऊपर हमने फिर त्रिभुज में कुछ एग्जाम्पल किए थे। एक क्लास मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए लगाई थी। तो एग्जाम्पल हमने डायग्राम बनाए थे, 5-7 डायग्राम हमने बनाए थे। उनमें जो हमारे अज्ञात कौन थे, एक्स वाई जेड जो भी होते हैं, उनकी वैल्यू हमने निकाली थी। तो चतुर्भुज हमारा जो टॉपिक है, चतुर्भुज में हम इसी प्रकार करने वाले हैं आगे कि हम कुछ अगली जो हमारा पार्ट होगा, ठीक है, चतुर्भुज का एक पार्ट और लेकर आएंगे, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन में लेके आऊंगा, डायग्राम सहित लेकर आऊंगा क्या क्या क्वेश्चन होंगे। तो उन क्वेश्चनों में हम बेसिक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, उन क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करेंगे कि चतुर्भुज के जो नियम है वो कैसे हम काम में लेते हैं और 360 वाला रूल भी हम कैसे लगाते हैं। ये सब चीज हम देखने वाले हैं अपनी अगली क्लास में, अगले पार्ट में। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, खूब सारा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।